नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। G20 के सफल आयोजन के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के बीजेपी दफ्तर पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर फूलों की बरसात की। भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया। साथ ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें, पीएम मोदी से पहले गृह मंत्री अमित शाह कार्यालय पहुंच गए थे। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और सीएम भी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें, G20 की सफलता के बाद से पीएम मोदी को देश और दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। भारत में G20 शिखर सम्मेलन की सफलता पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने G20 शिखर सम्मेलन के सफल समापन पर पीएम मोदी को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। आज भारत वैश्विक एजेंडा सेटिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका श्रेय देश के नेतृत्व को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो G20 की लीडर्स समिट, मेन समिट यहां पर हुई दिल्ली में, वो बहुत सफल उसका आयोजन हुआ और भारत की भूमि पर भारत के नेतृत्व में जो सफलता G20 में मिली है, उसको लेकर एक और माननीय रक्षा मंत्री जी ने एक रेजोल्यूशन मूव किया माननीय प्रधानमंत्री जी को और देशवासियों की ओर से बधाई देते हुए कि G20 के सफल आयोजन पीएम के कुशल नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति का एक प्रतीक भी है और इसकी चर्चा आज न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। भारत ने सदा इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कही, G20 फोरम को और इंक्लूसिव बनाने की बात कही और अफ्रीकन यूनियन का G20 में शामिल होना यह उसको सिद्ध करता है। एंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की जब हम बात करते हैं कि भारत बनकर उभर रहा है, भारत इज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, तो वो भी स्पष्ट तौर पर आपने भी उन 3 दिनों में देखा कि यहां पर जो जो हुआ। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की हम बात करें तो वो भी विचार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था और उसको सफलता की ओर भी वो लेकर गए। अगर मुझे ये कहना हो कि मैन ऑफ ग्लोबल अलायंसेस, तो उस दिशा में भी आप देख सकते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो या फिर अब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हो, मिशन लाइफ जैसे प्रोग्राम दुनिया को देने हो, स्टार्टअप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसका हिस्सा रहा, ये सारे मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन उन पहलुओं पर भी माननीय रक्षा मंत्री जी ने सारी चर्चा करते हुए रेजोल्यूशन पास किया जिसको हम सहमति से सबने पारित किया और पूरे देशवासियों की ओर से जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई और उनका धन्यवाद दिया, वहीं पूरे भारत को एक बहुत बड़ी उपलब्धि है G20 की सफलता। तमिलनाडु के सीएम के पुत्र उदयनिधि स्टैलिन के सनातन धर्म को खत्म करने वाले बयान पर जंग अभी भी जारी है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने बुधवार को कहा, 26 दलों ने सनातन को खत्म करने के लिए एकता कर ली है। उन्होंने कहा कि हम तो बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के बयान से भी हैरान हैं। मुंबई में है शरद पवार जी के घर पे AHCC एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी किस प्रकार से हिंदू धर्म को समाप्त किया जाए उसको लेकर 26 दल आज बैठने वाले हैं। सुबह से ये न्यूज़ टीवी पे चल रहा है, मगर कुछ चैनल ये भी दिखा रहे हैं कि इस मीटिंग में सीट शेयरिंग के बारे में चर्चा होगी। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी बैठ के चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कौन किस सीट से लड़ेगा, प्रचार क्या होगा,
चुनाव के मुद्दे क्या होंगे, मगर सुबह से यह भी देख रहे हैं कि आपस में खींचातानी, कोऑर्डिनेशन हो उससे पहले नॉन कोऑर्डिनेशन, नॉन कोऑपरेशन शुरू हो गया है। शीट शेयरिंग, प्रचार प्रसार, मुद्दों और मैनिफेस्टो की बैठक नहीं है। जो 2-3 दिन पहले उनके एक महत्वपूर्ण सदस्य ने कहा था कि हम 26 पॉलिटिकल पार्टीज है और हमारा एक ही मत है कि हिंदू धर्म को किस प्रकार मिटाना है, हिंदू धर्म को किस प्रकार समाप्त करना है। आज एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की उसी विषय पर बैठक होने वाली है। मलेरिया, कोरोना, लेप्रेसी, एड्स, ये हिंदू धर्म को इस प्रकार की बीमारियों से आप कंपेयर करते हैं। हम तो जो बीमार है उसे किस प्रकार से ठीक किया जाए, हर बीमार के प्रति संवेदनशीलता, यह हिंदुस्तान का धर्म है। और एक तरफ आप देखिए, हिंदू धर्म डेंगू है, हिंदू धर्म एड्स है, पूरे विश्व के लिए मेनेस है, इट्स अ वर्ल्ड मेनेस। अभी एक बहुत बड़े नेता जो ये एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने कल ही कहा है कि हिंदू धर्म एक वर्ल्ड मेनेस है, इट्स अ वर्ल्ड मेनेस, इट शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द वर्ल्ड फोरम। आप सांसद राघव चड्ढा ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि भारत सरकार की सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर औसत महंगाई 6.83% है। वह दिल्ली में मात्र 3% महंगाई है, यानी राष्ट्रीय औसत के आधे में से भी कम महंगाई दिल्ली में है। इस सूची के मुताबिक देश के कई बड़े राज्य जैसे राजस्थान में 8.6%, हरियाणा में 8.27% और उड़ीसा में 8.23%, तेलंगाना में 8% से ज्यादा महंगाई है। महंगाई के आलम में यदि कोई एक राज्य है जो इस महंगाई के आक्रमण से बचा हुआ है, उस राज्य का नाम है दिल्ली। और ये मैं नहीं कह रहा, एक रिपोर्ट जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने जारी करी है, वो ये बताता है कि राष्ट्रीय स्तर पे औसत महंगाई 6.83% है, यानी कि 6.83%। यानी कि जहां देश भर में 6.8% औसत महंगाई है, वहां दिल्ली में मात्र 3% महंगाई, 3% महंगाई, यानी कि राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम महंगाई दिल्ली में है। ये रिपोर्ट हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने जारी करी है, जिसे MOSPI भी कहा जाता है, जिसने कहा कि राष्ट्रीय एवरेज महंगाई है 6.83%, जिसमें कई बड़े राज्य हैं। राजस्थान में 8.6% महंगाई, हरियाणा में 8.27 महंगाई है, उड़ीसा में 8.23 महंगाई है, तेलंगाना में 8% से ज्यादा महंगाई है। इस सारे महंगाई के आलम में दिल्ली में मात्र 3% है। विपक्षी बैठक के बीच पटना में पोस्टर वार शुरू हो गया। बीजेपी से लेकर आरजेडी पटना की दीवारों पर पोस्टर लगाकर एक दूसरे को टारगेट कर रही है। बीजेपी ने पोस्टर बैनर के जरिए नीतीश को बेवफा बताया, तो महंगाई को लेकर आरजेडी ने बीजेपी और मोदी सरकार को घेरा। तो आपको बता दें, आरजेडी और बीजेपी में पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। एक दूसरे पर पार्टियां वार पलटवार कर रही हैं। पटना में ये पोस्टर वार देखने को मिला, और जिसमें राष्ट्रपति गुजरात विधानसभा में बुधवार को राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन परियोजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने संबोधित किया। इस बीच आपको बता दें, बुधवार से गुजरात विधानसभा का 3 दिन का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है। यह विधानसभा का पहला पेपरलेस सत्र होगा, जिसके कागज की बचत होगी। सार्वजनिक सेवा संबंधी अधिकार अधिनियम 2013
गुजरात जैविक कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2017 जैसे कुछ उदाहरण है जो इस सदन की दूरगामी सोच को परिलक्षित करते हैं। इस एप्लीकेशन के जरिए इस सदन के सदस्य देश के सदन और अन्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख सकते हैं, उन्हें अपना सकते हैं। जैसे कि वन नेशन वन एप्लीकेशन के लक्ष्य से प्रेरित ये कदम गुजरात विधानसभा के काम काज में और अधिक गति और पारदर्शिता लाएगा। साथ ही सदन की पूरी प्रक्रिया पेपरलेस होने से पर्यावरण की सुरक्षा भी हो सकेगी। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि गुजरात विधानसभा सचिवालय ने प्रशिक्षण सामग्री गुजराती भाषा में भी उपलब्ध कराए हैं और इस भवन में ही नेवा सेवा केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण भी किया जा रहा है। के गैर परंपरागत स्रोतों को बढ़ावा देने में भी गुजरात का योगदान महत्वपूर्ण है। रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन और विंड एनर्जी प्रोडक्शन में भी गुजरात अग्रिम पंक्ति के राज्य में है। किसी भी राज्य की आर्थिक उन्नति में उसके मानव संसाधन की अहम भूमिका होती है। मानव संसाधन के विकास के लिए जनता की अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बिजली और पानी जैसे बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि गुजरात सरकार ने इन विषयों पर भरपूर ध्यान दिया है। सरकार के प्रयासों से गर्ल एजुकेशन, टीचर स्टूडेंट रेशियो, एनरोलमेंट रेशियो और रिटेंशन रेट में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। आज का यह दिन हम सभी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि विश्व नेता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के डिजिटल भारत पेपरलेस गवर्नमेंट के अभिगम को गुजरात विधानसभा ने वास्तविक रूप दिया है। गुजरात की विधानसभा अब पूरी तरह से डिजिटल बनने जा रही है। इस बात पर भी गर्व है कि वैश्विक नेता और विकास की राजनीति के प्रणेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इसी गुजरात के धरा के पुत्र हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रशासनिक जीवन भी इसी सदन से शुरू हुआ था। आज देश माननीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी लीडरशिप में विश्वगुरु बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी इन इनिशिएटिव्स ने राज्य सरकार की बेहतर कार्यकुशलता और जनता के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता और पारदर्शिता को बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया है। 14,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के जरिए 321 से अधिक ऑनलाइन सेवा सुविधा डिजिटल सेवा सेतु के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को पहुंचाई जा रही है। इसी क्रम में आगे बढ़ते प्रधानमंत्री जी के डिजिटल भारत मिशन के अंतर्गत विश्व के सबसे बड़े ग्रामीण टेलीकॉम प्रोजेक्ट भारत नेट के दूसरे फेज में राज्य की 7,900 से अधिक ग्राम पंचायतें ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क से जुड़ने जा रही है। इस फाइबर नेटवर्क कनेक्टिविटी से ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई एग्रीकल्चर जैसे विषयों के सरल अमलीकरण से ग्रामीण नागरिकों कई सेवाओं आने वाले समय में आसानी से उपलब्ध होगी। राजस्थान के भरतपुर जिले में बुधवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ट्रक की टक्कर में बस में सवार 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई है। पुलिस के मुताबिक भरतपुर के नदवई में हादसा हुआ है। घायलों को जिला अस्पताल भरतपुर में भर्ती कराया गया है। वहीं प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर मृतकों के प्रति दुख जताया है। राम जन्मभूमि के अवशेष 500 साल की पीड़ा बयां कर रहे हैं। एएसआई टीम के उत्खनन के दौरान सन 2002 में इन्हें रामलला मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया था।
यही अविशेष विवादित स्थल पहले राम मंदिर था और इसके ऊपर अनधार्मिक ढांचा खड़ा कर दिया गया। इसे साबित करने वाले मजबूत आधार बने। इन्हें देखकर राम भक्तों को अपने आराध्य की जन्मभूमि को लेकर 500 साल तक झेली गई त्रासदी बयां होने लगती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने शहरी आवास योजना का शुभारंभ किया। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना से प्रेरणा लेकर हमने संकल्प लिया है कि हर परिवार के पास अपना घर हो। पोर्टल पर भी सभी गरीब परिवार आवेदन कर सकेंगे जिनके पास अपना घर नहीं है। हालांकि उनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि इस योजना के तहत पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद में फ्लैट बनाए जाएंगे और अन्य शहरों में फ्लैट दोनों विकल्प होंगे। इसके अलावा सीएम ने कहा कि बाढ़ की वजह से जिन किसानों की धान की फसल का नुकसान हुआ है वो दोबारा धान लगाते हैं तो उनको 7,000 रुपए मुआवजा भी दिया जाएगा। यूपी के कानपुर के सीसामऊ में सपा विधायक इरफान सोलंकी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इरफान सोलंकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इरफान सोलंकी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्हें जमानत देने से मामला प्रभावित हो सकता है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व काबीना मंत्री आजम खान के ठिकानों पर बुधवार को आयकर विभाग ने छापा मारा। बताया जा रहा है यह छापेमारी अल जोहर ट्रस्ट को लेकर हुई है। क्या है ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। तो एक साथ आजम खान के ठिकानों पर बुधवार को आईटी की छापेमारी हुई और अब ये छापेमारी सियासत की दास्तान में तब्दील हो चुकी है। यूपी की सियासत में सपा और बीजेपी दोनों आमने सामने आ गए हैं। अखिलेश दावा कर रहे हैं कि विपक्ष के यहां छापेमारी अब बढ़ती जाएगी, जबकि बीजेपी कह रही है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जी, दरअसल पूर्व मंत्री और सपा के दिग्गज नेता रहे आजम खान के ठिकानों पर आईटी ने बुधवार सुबह एक के बाद एक छापे मारे। देखिए आईटी का एक्शन कितना जबरदस्त था। रामपुर हो, मेरठ हो, गाजियाबाद हो या फिर सहारनपुर, इतना ही नहीं सीतापुर और लखनऊ में भी एक के बाद एक आईटी के छापे पड़े। मसला सीधे तौर पर जौहर ट्रस्ट में गड़बड़ियों के सुराग तलाशने की कोशिश से जुड़ा था। सीतापुर में भी आजम के करीबी के यहाँ पर भी छापेमारी हुई और ये छापेमारी हुई रेजेंसी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक के यहाँ। इतना ही नहीं, रामपुर में सपा के विधायक नसीर खान के घर पर भी छापा पड़ा। यानी आईटी का आजम के खिलाफ एक बड़ा एक्शन इसे माना जा सकता है। मगर विपक्ष में बैठी सपा को इसको लेकर टेंशन हो रही है। आजम के ठिकानों पर छापे लग रहे थे तो उधर सपा के प्रमुख सियासी तीर बीजेपी आला कमान पर छोड़ रहे थे। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके लिखा कि सरकार जितना कमजोर होगी विपक्ष पर छापे उतने बढ़ते जाएंगे। वहीं बीजेपी भी सियासी आरोपों का जवाब सियासत के जरिए ही दे रही है। देखिए जरा। आज उत्तर प्रदेश में आजम खान साहब के यहां छापेमारी कोई पहली घटना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब डरती है तब तब छापेमारों से अपने काम करवाकर नेता और हेडलाइन मैनेज करने काम करती है। लेकिन ये जानते हैं आजम खान साहब डरने वाले नहीं हैं, टूटने वाले नहीं हैं। ये उन नेताओं की तरह नहीं है हेमंत शर्मा, सुरेंद्र अधिकारी, नारायण राणे, अजीत पवार की तरह टूटकर भाजपा का हिस्सा बन जाएं। आज की छापेमारी मुख्यतः जो दिल्ली में शरद पवार जी के घर में इंडिया की बैठक हो रही है उससे ध्यान भटकाने के लिए है, हेडलाइन बनाने के लिए है। तो भाजपा को इस बात का ध्यान रहे कि अब हेडलाइन बनाने से, नेताओं के यहां छापे मरवाने से
कोई काम नहीं चलने वाला है। 2024 में भाजपा जा रही है, इंडिया आ रही है। अब भाजपा की ये छापेमार दस्ता अब उनके कोई काम नहीं आने वाला। समाजवादी पार्टी घोसी में मिले उपचुनाव में जीत के बाद से मदान हो गई है। वो अनर्गल बयान दे रही है। अब तो अखिलेश यादव जी को G20 में भी घोसी नजर आ रहा है। तो ऐसे लोगों के विषय में क्या कहा जाए। जहां तक बात रही आजम खान साहब की, तो उनके खिलाफ कई मामलों की जांच लगातार चल रही है। अलग अलग एजेंसियां अलग अलग मामलों में उनकी जांच कर रही हैं। उन्हें जिस तरह का इनपुट मिल रहा है वो उस पर आगे बढ़ रही है। इससे न तो सरकार का कोई लेना देना है, न भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना है। आपको बता दें कि तत्कालीन सांसद आजम खान पर बेनामी संपत्ति और टैक्स में अनियमितता के आरोप बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना ने साल 2019 में लगाए थे। बकायदा इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय में इसकी शिकायत कर दस्तावेज सौंपे गए थे। पूरे मामले को देखते हुए केंद्रीय मंत्रालय ने ईडी को जांच के आदेश दिए थे। आरोप था सांसद रहते हुए आजम खान ने साल 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद 560 एकड़ जमीन पर जौहर विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू करवाया, जिसमें नियम और कायदे कानूनों को ताक पर रखा गया। सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ और जमीनों पर कब्जे की बात सामने आई। यानी साफ है कि सियासत अपने शबाब पर है। आजम पर कार्रवाई सपा सियासत की तासीर बता रही है, जबकि बीजेपी इसे कानून का एक्शन बता रही है। खैर जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि इस एक्शन से सपा में टेंशन आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां कोतवाली देहात पुलिस और कार सवार लुटेरों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। आपको बता दें, मुठभेड़ से लुटेरे रोहित और अजय को गोली लगी है, जिस दौरान पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक अन्य लुटेरा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। जानकारी के लिए आपको बता दें, गिरफ्तार 3 आरोपियों के पास से 2 कार, अवैध असला, 15,000 रुपए नकदी बरामद की गई है। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।